हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12th की फिजिक्स लेके, और सबसे पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है क्लास 12th की फिजिक्स का। वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेटा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। बेटा जो बच्चे क्लास 11th में सीरियस नहीं थे, उन्होंने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है, उनके बेसिक्स अच्छे से नहीं क्लियर हुए हैं, तो बेटा वहाँ पे जो आपने पाप किए थे कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए। अब बस यहाँ पे कंटिन्यू मत करिएगा क्लास 12th में बेटा, वरना खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कई बच्चे मुझसे कमेंट करके कह रहे थे सर क्लास 12th की भी फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने स्टार्ट कर दी आप लोगों के कहने पे बेटा, ठीक है। जिसमें मैं आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि चार्ज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा चार्ज की क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि 12th की फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, ठीक है। इसमें जो सबसे खतरनाक टर्म है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा ये किसके अंदर आते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आते हैं। देखिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो यूनिट आती है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। बेटा देखिए बेटा हमारे पास जो चार्ज होता है या तो रेस्ट पे होगा या तो मोशन में होगा। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी स्टडी के लिए हम लोग बोलेंगे, उसकी यूनिट को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। बेटा तो चार्ज एट रेस्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा क्लियर, अच्छा तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। बेटा इसी तरह चार्ज अगर मोशन में है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, यानी कि चार्ज अगर मोशन में हुआ तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। बड़े आराम से ये सब मिला के अंदर किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि पूरी चार्ज की स्टडी चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सबसे पहला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दिया हूं बेटा। और क्या आएगा इसके अंदर आएगा सेकंड चैप्टर आपका, क्या वो आएगा, कौन सा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपका आएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमआई, बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा। तो बस अच्छे से पढ़ें क्लास 12th में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक सा लेक्चर, जिसमें मुझे पढ़ना है चार्ज क्या होता है। बेटा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए चार्ज, इसको मिटा देते हैं। देखिए बेटा, तो देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेटा ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि चार्ज एक ऐसी बेसिक यूनिट है या कह लो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ मैटर। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। इंट्रिंसिक का मतलब होता है वेरी फंडामेंटल या कह लो स्मॉलेस्ट, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर मैटर को आपने खोदा, उसके अंदर जो चार्ज मिला उसके अंदर उससे छोटी चीज कोई भी नहीं है, उसी का मतलब है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। कई बार आप लोग ने देखा होगा, कभी आप बॉल अपने हेयर्स कॉम्ब करते हो कि नहीं करते हो, कॉम्ब करने के बाद कई बार देखा होगा फिर रोए पे ऐसे लगाते हो तो क्या लगता है, जैसे लगता है वो खड़ा हो गया है, ठीक है। तो आपने सुना होगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी है कोई चार्ज बॉडी, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव होती है तो रिपेल करती है, यानी कि उनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी वेरियस ऑब्जेक्ट चार्ज हुए अगर, तो उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गए। अच्छा बेटा चार्ज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, अगर मैं बात करूं चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। कहोगे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी कई लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चार्ज की मैं पूछूं यूनिट क्या होती है बेटा, तो आप कहोगे एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है बेटा कोलम्ब। क्या होती है, कोलम्ब बेटा, ठीक है, COULOMB। कई बच्चे गलती करते हैं बेटा, मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग की, याद रखिएगा COULOMB। और सी यहाँ पे कैपिटल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो कैपिटल सी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा बेटा मैं बात करूं कि डायमेंशन क्या होता है इसका, डायमेंशन क्या होता है बेटा,
ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसका डायमेंशन होता है एम्पियर, बोलिए एम्पियर टाइम, यानी कि AT। ठीक है, आप कहोगे ये कहाँ से आया बेटा? बेटा चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है बताइए, आपने पढ़ा होगा चार्ज क्या होता है, जल्दी बताइए, आपने पढ़ा होगा। चार्ज यानी कि Q किसके बराबर होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेटा, क्लियर? अच्छा बेटा, करंट के लिए क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं, और टाइम के लिए T लिखते हैं, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आया है क्या? AT। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गया? बोलिए, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, Q इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम बेटा, बड़े आराम से हम कह सकते हैं, बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि टाइप्स क्या होते हैं चार्जेस के, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ चार्ज की बात करूं तो अपने पास दो तरह के चार्ज होते हैं बेटा, पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वो होता है जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, उसके लिए हम बोलते हैं क्या? चार्ज ऑन प्रोटॉन बेटा। ठीक है, क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन प्रोटॉन, बड़े आराम से कह सकते हैं हम लोग। और नेगेटिव चार्ज आपको पता होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। क्या? चार्ज, बोलिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा, क्लियर? अच्छा, अब ये सब बहुत ही बेसिक बात है, इसमें क्या ही पढ़ाएं। अच्छा बेटा, और जानिए, अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा पॉजिटिव चार्ज लाइक टर्म्स कह लो रिपेल करते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, सब सुना होगा। चलिए ये भी लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं चार्ज, अगर आपका कैसा हुआ? लाइक हुआ बेटा। लाइक मतलब सेम चार्जेस, या तो लाइक चार्जेस हो, जैसे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आपने क्या देखा था कि ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते थे, इस तरफ धक्का देते थे, एक दूसरे को दबाव देते थे आगे पीछे। ये भी अपने को क्या करेगा? रिपेल करेगा बेटा। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास लाइक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे, क्लियर? जब भी सेम चार्ज होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, या तो आपके पास चार्ज कैसा हो? अनलाइक हो, बड़े आराम से, तो आप कह सकते हो जैसे कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा बेटा? वो अट्रैक्ट करते थे। क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे, बड़े आराम से। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, समझ गया? क्लियर? ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आपस में पास आएंगे। ठीक है, क्लियर? समझ गए बेटा। तो चलिए अब पढ़ते हैं बेटा चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगा लीजिए, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपके स्कूल लेवल पे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बेटा। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब होता है चार्ज कैन इजिली बी एडेड। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो बेटा, वैसे ही हम चार्ज को भी बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जो इसके पास डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी देखना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सीधे जैसे ऐड करते हैं नॉर्मली मैथ लगा के, वैसे ही ऐड कर सकते हैं। यानी कि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब यह है कि ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन बेटा, बड़े आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ऐड करना है। ये तो आपको आता ही होगा वैसे। देखिए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक 1 कूलम्ब का चार्ज है प्लस 1 कूलम्ब, और एक दूसरा चार्ज है 2 कूलम्ब का बेटा, वो भी प्लस 2 कूलम्ब चार्ज है, और तीसरा चार्ज अपना 4 कूलम्ब है, वो भी प्लस में है, और एक -5 कूलम्ब चार्ज है। अब मैं कहूँ इन सारे चार्जेस को ऐड कर दो बेटा, तो आप कहोगे यहाँ पे प्लस लगा देंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। ब्रैकेट में लगा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आप इसको बेटा ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? देखिए कितना हो जाएगा? +1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो गया, 7 हो जाएगा, फिर -5 कितना हो जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, बड़े आराम से। तो 2 कूलम्ब चार्ज जैसे हम ऐड करते हैं नॉर्मली, वैसे ऐड कर दिए। क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं होता।
अच्छा बेटा, अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, या कह लो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की सेकंड प्रॉपर्टी, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको खत्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता है मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल जो यूनिट है, हम कह सकते हैं कि चार्ज ही तो है, बहुत छोटी सी, इसके आगे कुछ नहीं है। क्लियर? तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। चार्ज को सिर्फ बेटा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, बस। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि टोटल चार्ज जो भी बॉडी पे है वो कांस्टेंट रहेगा अगर वो किस सिस्टम में रखी गई है, आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा नाम ही है आइसोलेटेड, दुनियादारी से दूर। उसको एक ऐसी जगह रखा है कि वो बॉडी पे ना ही चार्ज बाहर से अंदर आएगा उस बॉडी के अंदर, ना ही बॉडी से चार्ज निकल के बाहर जाएगा। इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई बॉडी, या कह लो चार्ज बॉडी, जो भी इसके ऊपर चार्ज है उसको आइसोलेटेड सिस्टम में रख दिए तो उसका चार्ज रिमेन कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। बेटा कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे? ठीक है, आइए इस लाइन पे बहुत ही एक एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छी से। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक बॉडी है, बड़ी सी बॉडी है, और इसके अंदर कई सारे तमाम चार्जेस हैं। मान लेता हूँ इसके पास 2 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, सब ये दोनों प्लस में है बेटा, ठीक है, और एक -3 कूलम चार्ज है। ठीक बेटा, क्लियर? अच्छा, और ये जो बॉडी है आइसोलेटेड सिस्टम में रखी है। मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब दुनियादारी से दूर है, ना ही चार्ज कोई बाहर से अंदर आएगा, ना ही अंदर से बाहर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज अंदर बना है वो बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलिए हाँ या ना? अगर मैं इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी ये बॉडी रखी है जिसके पास चार्जेस हैं, इसको अगर मैं क्या कर दूं, शेक कर दूं, या कह लो हिला दूं ऐसे बढ़ा से, तो क्या होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, चार्जेस कुछ अपनी वैल्यू चेंज कर लेंगे। क्लियर? अच्छा बेटा, मान लेते हैं ये कर लिया 1 कूलम प्लस 1 कूलम हो गया, और +4 कूलम, और एक कोई क्यू चार्ज रह गया, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको तो पता है कि जो चार्ज पहले था वही चार्ज फाइनली भी रहेगा। देखिए कितना यहाँ पे, एक 1 कूलम है बेटा, फिर +4 कूलम है। हमें यहाँ पे क्यू की निकालनी वैल्यू, जितना चार्ज पहले था इनका सम कर लो, और जितना फाइनल चार्ज होगा हिलाने के बाद बेटा, शेक करने के बाद, वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि मैं कह चुका हूं आइसोलेटेड सिस्टम है। बोलिए, चार्ज रिमेन कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज इनिशियली, अगर मैं बात करूं इनिशियल की, किसके बराबर होगा, फाइनल चार्ज के बराबर होगा। तो इनिशियल चार्ज कितना है बेटा, देखिए 2 + 4 + -3, बोलिए 2 कूलम, फिर +3 कूलम, बोलिए सॉरी माइनस में थे ना 3 कूलम, इसको बेटा माइनस कर लीजिए, और एक +4 कूलम भी है बड़े आराम से। ये जो चार्जेस हैं इनको ऐड किया, यही फाइनल चार्जेस के बराबर होंगे। फाइनल चार्जेस क्या हैं, 1 कूलम + 4 कूलम और Q। ठीक है, 1 कूलम + 4 कूलम + Q बेटा बड़े आराम से। क्या आप यहाँ से Q की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हो जाएगा बेटा बड़े आराम से कितना, 3 कूलम। कितना हो जाएगा, 3 कूलम = 5 कूलम + Q, 5 कूलम + Q। Q को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 5 कूलम को इधर भेज देंगे, माइनस कर देंगे 3 कूलम से, तो कितना आ जाएगा, -2 कूलम। तो Q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2 कूलम बेटा। ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप क्या करना, चार्ज कंजर्व कर देना। इनिशियल चार्ज बराबर होगा फाइनल चार्ज के बराबर, कब तक, जब तक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मजा आ जाएगा बेटा, तो ध्यान से देखिए, मिटा दें बेटा, हेडिंग लगा लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मूव ऑन करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है, यहाँ पे हमने
चार्ज की जो वैल्यू है फिक्स्ड कर दी है, क्वांटाइज कर दी है, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा। द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो भी होगा इंडिपेंडेंटली अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम कह देंगे कि वही हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दुनिया में कोई भी जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली अकेले तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा बेटा। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपने कितना पढ़ा था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम बेटा। और यही अपना फंडामेंटल चार्ज है बेटा। क्या है, यही अपना फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा चलिए पढ़ते हैं बेटा। अब सेकंड पॉइंट, वो भी बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है डिफाइन करने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। ये कहता है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि यहां से कह सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कह लो चार्जेस होते हैं वो इंटीजर के मल्टीपल्स में होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन +1 होगा, या तो +2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो +3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या -3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसे चलता रह सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो यहाँ पे इंटीजर देख रहे हो ये मल्टीपल में है, 1 2 3 4। कभी आप फ्रैक्शन में चार्ज नहीं देखोगे, नोट करिएगा, कभी आप फ्रैक्शन में चार्ज नहीं देखोगे बेटा, देखोगे ऐसा नहीं है, मगर इंडिपेंडेंटली वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक्सेप्शन के बारे में बाद में। अभी प्योर बात करिए, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि चार्ज या तो एग्जिस्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में बेटा। ठीक है, या तो माइनस के फॉर्म में होगा, -1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -3 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इंटीजर देखिए 1 2 3 प्लस में माइनस में, क्लियर होगी बात, समझ गया। अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि चार्ज निकालने का जो तरीका होता है वो होता है Ne। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। Q का मतलब क्या है, Q का मतलब यहां पे चार्ज होता है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो N क्या है बेटा, यहां पे इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, बोलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा, क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बेटा। यहां पे प्लस माइनस मत लगाना भूलिएगा, या तो चार्ज पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा, मगर एक बात तो तय है, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। बोलिए +2 +3 +4 या -1 -2 -3 इस फॉर्म में रहेगा। कभी भी चार्ज इस फॉर्म में नहीं हो सकता है, जैसे 1/3 बेटा इलेक्ट्रॉन, या कह लो 2/3 इलेक्ट्रॉन बेटा। क्लियर, इस फॉर्म में चार्ज नहीं एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, अच्छा बेटा, मगर एक्सेप्शन की बात करें तो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो एक्सेप्शन है अपना क्वार्क। क्या है बेटा, क्वार्क। इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस शॉर्ट में पढ़ना है। क्वार्क क्या होता है बेटा, जब फर्दर डिस्कवरी की गई सब एटॉमिक पार्टिकल की, अपने पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो पहले इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ ये माने थे इलेक्ट्रॉन को ही बेस मान के कि यही अपना बेसिक फंडामेंटल स्मॉलेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू ये है, और वो एग्जिस्ट करता है इंटीजर के मल्टीपल में। मगर फर्दर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, तो ऐसा पाया गया कि कुछ अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं और वो क्वार्क होते हैं। उनका चार्ज अगर मैं पूछूं, उनके पर चार्ज की बात करूं, तो उनके केस में 1/3 इलेक्ट्रॉन 2/3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, मगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर बता देता हूं, ठीक है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, देखिए द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेले एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना, उसकी बात हो रही है बेटा। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। ये बहुत ही एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपके लिए एक्सेप्शन है। बोलिए
या कह लो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। कॉर्क एंड एंटी कॉर्क, उस केस में आप देख सकते हो कि चार्ज फ्रैक्शन में रहते हैं, टुकड़ों में। कभी देखिए बेटा, आप कभी दुकान पे जाते हो समोसा लेने तो क्या कहते हो, एक समोसा दो, दो समोसा दो, ये थोड़ी ना कहते हो 1/2 समोसा दो, आधा समोसा दे दो। मारेगा लपड़, कहेगा ए भाग यहाँ से, कहेगा आधा समोसा करे, क्या करेंगे हम, क्या वो इसे 2/3 दो, उसमें तो थोड़ा सा टुकड़ा दो, ऐसे मांगते हो क्या, नहीं ना। तो इसी तरह चार्ज के लिए भी अगर हम कहें तो चार्ज जो स्मॉलेस्ट चार्ज हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। और कैसे एग्जिस्ट करते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं कहेंगे कि 2/3 इलेक्ट्रॉन दे दो हमको या ट्रांसफर कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए इससे ज़्यादा फील क्या कर रहे हैं बेटा। फ्रैक्शन की बात हो या क्या पता इसी को सॉल्व करोगे तो पॉइंट्स में आएगा। जैसे आपसे कोई कहे 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते चार्ज। बोलिए क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, समझ गए। पॉइंट्स में कह लो या आपके डिफ्रैक्शन में, ये सब एक्सेप्शन है। ये सब किस केस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जब फर्दर डिस्कवरी की गई थी आगे, पहले इतनी डिस्कवरी नहीं की गई थी बेटा। तो पाया गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरीज की गई तो एक और फंडामेंटल बेटा वो मैटर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्क, और उस केस में चार्ज हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में रह सकते हैं बट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो समझ गए, क्लियर। अच्छा, तो चार्ज किसी भी बॉडी पे कैसे निकालेंगे, जो भी तुम्हारा यहाँ पे n होता है, या इसको इंटीजर कर लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी ट्रांसफर किए गए या उसके अंदर है बेटा, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होगा बड़े आराम से, यानी कि नंबर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, तो अपना चार्ज आ जाएगा पूरी बॉडी पे, क्लियर। अच्छा बेटा, मिटा दें, बोलिए ये मिटा दें। उसके बाद करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, देखिए देखिए बेटा, हमसे कह रहा है 20 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है चार्ज निकालो, क्यू निकालो ऑन बॉडी, क्यू ऑन बॉडी निकालना है, यानी कि चार्ज, क्लियर। बोलिए समझ गए। अच्छा, क्यू निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, क्यू ऑन बॉडी निकालना है, चार्ज ऑन बॉडी निकालना है। बेटा कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से। हमने क्या कहा था, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हैं, 20 हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इंटू क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बोलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना होता है, तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 है, बोलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, जीरो जाएगा, कहोगे 32 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए गए थे उस बॉडी में, तो बेटा 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े आराम से ये फॉर्मूला लगा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। तो नोट करने वाली बात क्या है, फिर बोल देता हूँ, द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले जो एग्जिस्ट कर सकता है, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वही होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्लियर, समझ गए। और वो उसकी वैल्यू होती है इतनी। चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, इंटीजर्स के मल्टीपल में, या तो +2 -2 ऐसे हो सकता है, मगर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में होगा कभी चांसेस इससे भी स्मॉलेस्ट, भाई 1 इलेक्ट्रॉन से भी तो कम हो जाएगा फ्रैक्शन में, जैसे 1/3, 1 से भी कम आ गया, तो ये मत कहना, मगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के केस में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बोलिए मिटा दें। अच्छा सा एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए बेटा, तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। जैसे आपसे कोई कहे कैन आ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब बी गिवन टू अ बॉडी, बोलिए जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, कैन आ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब बी गिवन टू अ बॉडी, बॉडी को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था बेटा चार्ज के लिए, Q = NE, ठीक है। और यहाँ से आपने पढ़ा था N क्या था, इंटीजर था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, Q की वैल्यू गिवन है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता ही है 1.6 है, बोलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बेटा, इसकी वैल्यू रख दोगे, यहाँ से N की वैल्यू निकाल लोगे। अगर ये N इंटीजर आया, फ्रैक्शन नहीं हुआ, तो दिया जा सकता है बेटा, क्लियर। तो यहाँ चेक कर लेते हैं बड़े आराम से, Q कितना गिवन है बेटा में
4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू एन ई। एन तो निकालना ही है, बोलिए ई कितना होता है। ई की वैल्यू आपने पढ़ी थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप कह सकते हो बड़े आराम से 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 कट गई है बड़े आराम से। यहाँ से कहोगे पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा बड़े आराम से। फिर यहाँ कहोगे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू निकाल सकते हो यहाँ से क्या, ये हो जाएगा, इधर भेज दोगे 10 को तो हो जाएगा बेटा 40/16, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा फ्रैक्शन में ही आना है, इसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा कितना जाएगा, 2 जा जाएगा, 8 से ले जाइए, ये जाएगा 5 जा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एन की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, द चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू अ बॉडी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा था, चार्ज या तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। कभी ऐसा आपने सुना है कि 5/2 इलेक्ट्रॉन दे दो, पागल है वो जो मांग रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसा चार्ज नहीं दिया जा सकता। क्लियर। अगर चार्ज जैसे दिया गया होता 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आता, एन की वैल्यू 1 आती, 2 आती, इंटीजर आती, ठीक है। बोलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रैक्शन आ रही है, तो कभी आप ऐसा सुने हो कि 5/2 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्लियर, समझ गए। इसका मतलब यह है कि चार्ज नहीं दिया जा सकता। बोलिए मिटा दें, चलिए कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 36.4 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हमारे पास 36.4 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वजह से चार्ज क्या होगा, ये पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा हमें क्या करना होगा, चार्ज निकालने का जो तरीका होता है वो होता है Q इक्वल्स टू एन ई। तो n क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, और इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। देखिए बेटा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास दिया है, टोटल मास क्वेश्चन में कितना है, 36.4 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं पूछूं मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, आपने पढ़ा था क्लास 9 10th में भी बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg बेटा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है, अपने पास कितना मास है टोटल इलेक्ट्रॉन्स के, इतना है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, बोलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वही हमारी n की वैल्यू बेटा, कैसे निकालोगे जल्दी बताइए। टोटल मास ये है, एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो, बस खत्म बात, आंसर आ जाएगा। बोलिए 36.4 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 बेटा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा, तो चार्ज आ जाएगा। चार्ज कैसे आ जाएगा जल्दी बताइए। n कितना है बेटा, ये है, एक ही साथ सॉल्व करेंगे, 36.4 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या ई है, ई का यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जल्दी बताइए, या पढ़ चुके हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए बेटा 9.1 है बेटा, ये ऊपर जो है 36.4, ये 4 का मल्टीपल ही तो है इसका, ये 1 टाइम्स में जाएगा और ये 4 टाइम्स में ही तो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से कहोगे 4 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा बड़े आराम से, इंटू पावर को सॉल्व करिए, 10 की पावर माइनस 19 है, नीचे 10 की पावर माइनस 31 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस नहीं प्लस हो जाएगी 31, और उसमें से 19 माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा 10 की पावर 12 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अपने पास जो चार्ज होगा ये होगा, क्लियर। तो चार्ज ऑन 36.4 kg, इतने kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, या इसकी वजह से कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा। बोलिए हाँ या ना, समझ गया, मिटा दे बेटा, चलिए कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों खत्म करते हैं इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे डिफरेंस से, वो है चार्ज और मास बेटा। चार्ज आप पढ़ चुके हो, मास के बारे में भी आपने बचपन में क्लास 9th 10th में भी पढ़ा होगा। देखिए बेटा हमारे पास जो मैटर होता है उसके पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज और दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मास बेटा। चार्ज का पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है बेटा, चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा, मास ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपने देखा होगा 5 kg मास, 6 kg मास, कभी ऐसा सुना होगा कि नेगेटिव में हो मास, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि चार्ज फिक्स्ड होगा अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है बेटा,
क्लियर कि नहीं क्लियर? अभी आपने पढ़ा था, कभी आपने ऐसा सुना थोड़ी ना होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन 1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं सुना था, ठीक है, क्लियर। बट अगर मास की बात करें, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, यानी कि मास फिक्स्ड नहीं हो सकता है। क्या पता, जैसे आप दाल लेने जाओ बेटा, दाल चावल कभी लेने गए हो कि नहीं लेने गए हो, सब्जी वब्जी, तो क्या कहते हो, कभी आप 1 kg लेते हो, कभी आप चाहे तो ½ kg भी तो ले सकते हो, 1/2 kg। इसका मतलब क्या है, मास फिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है। बोलिए, कभी आप 3/4 kg ले सकते हो, क्या पता आप ½ kg ले सकते हो। इसका मतलब यह है कि मास क्वांटाइज नहीं है बेटा, क्लियर, समझ गए। थर्ड पॉइंट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। जो भी बॉडी पे चार्ज है वो इंडिपेंडेंट है उसकी वेलोसिटी से बेटा, ठीक है। कोई चार्ज बॉडी है या जो भी उस पर चार्ज है बेटा, चार्ज ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे जो हो, ठीक है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर, बोलिए समझ गए। फिर थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, इधर मास में क्या कह रहा है, मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। बेटा मास जो होता है बॉडी पे, बोलिए मास ऑफ बॉडी वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे भी। अब कहोगे ऐसा तो नहीं हमने सुना, कभी हम 5-6 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे थे, बोलिए 100 किलोमीटर पर सेकंड चल रहे थे, हमारा मास बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी 100 किलोमीटर पर सेकंड, हमारा मास बढ़ गया हो, हैं, हम 40 kg के थे, हम 50 kg हो गए, जिम करने की जरूरत नहीं। अरे भैया इतना नहीं, बहुत बड़ी वेलोसिटी, बहुत बड़ी वेलोसिटी, जितना आप सोच नहीं सकते, समझे, स्पीड की लाइट से भी तेज। अगर आप मास को ले जा रहे हो इतनी तेज, तो उसका मास इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बेटा, ठीक है। तो कह सकते हैं मास ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। मास इंक्रीज करता है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है। बोलिए, अपवर्ड एरो बता रहा है बेटा यहाँ पे, मास इंक्रीज करेगा कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्लियर। अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे बेटा वो मास कितना हो गया इंक्रीज होने के बाद। देखिए बेटा, जो यहाँ पे m0 है वो रेस्ट मास है बेटा, इसको लिख लीजिए अलग से मेरे लिए, प्लीज लिख लीजिए बेटा बहुत ईमानदारी से। m0 क्या है बेटा, पहले यहाँ पे लिखिए, ये है रेस्ट मास, जब आप रेस्ट पे था आपकी बॉडी, ठीक है, उसके पास वेलोसिटी नहीं थी, उस समय इसका जो भी मास होगा उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे रेस्ट मास m0, ठीक है। ये क्या है, बोलिए, ये m कौन सा मास है, ये मास ऑफ बॉडी मूविंग, जो मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो मोशन में है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा बेटा समझ गए होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमने देखा वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मास कैसे इंक्रीज कराएं, आओ फील कराएं इस फॉर्मूले से। देखिए बेटा, ये जो v स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओगे, v बढ़ेगा यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी अगर, तो खुद सोचो ये जो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी v स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 1 में से उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल वैल्यू जो इसकी नीचे वाली डिनोमिनेटर है पूरी 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये पूरी कम हो जाएगी। और जैसे ये कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, खुद सोचिए। अरे डिनोमिनेटर में कम है, कम डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई, हाँ या ना। इसका मतलब समझे, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे, मास ऑफ बॉडी जो मोशन में है, मूव कर रहा है बहुत तेज वेलोसिटी से, उसका मास बढ़ने लगेगा इस रेट से, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। बेटा चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, हमने आपको बताया था, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम बेटा, ठीक है। मगर मास की बात करें, मास नॉट कंजर्व्ड। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है, क्योंकि बिकॉज इट इज लॉस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने याद करना मॉडर्न फिजिक्स में जब पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है, तो E = mc²। एनर्जी क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। अच्छा बेटा, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, फिर फिफ्थ पॉइंट देखिए, कह रहा है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास। चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास होगा जरूर बेटा, जैसे आपने पढ़ा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पढ़ा ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा ही, 1.6 × 10⁻⁻⁹, उसका मास भी तो आपने पढ़ा होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है जो एग्जिस्ट कर जाए बिना किसी खुद के मास, थोड़ा ना थोड़ा होगा जरूर, भले थोड़ा सा है, क्लियर। अच्छा बेटा, आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बेटा मास पे चार्ज हो ना हो, उसका मास से कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज,
हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है 6 पॉइंट, देखिए इसके लिए मैंने कुछ डेफिनेशन नहीं लिखी है, लाइन नहीं लिखी है, ऐसे समझाने के लिए बताएं। देखिए अगर आपके पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको पता है अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। बोलिए, ये जो पॉजिटिव वाला है इस माइनस को इधर की तरफ खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा, यानी कि अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कह लो इलेक्ट्रिक फोर्स है, Fe। क्लियर? अच्छा, किसके बीच में लग रहा है, चार्जेस के बीच में, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्लियर? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन अभी चैप्टर आगे सब पढ़ेंगे। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। तो बस पढ़ाई करते रहें बेटा ईमानदारी में। जो क्लास 11th में हुआ उसको रिपीट मत करिएगा बेटा। अगर ब्रेकअप हुआ है तो फिर से अपने दिमाग पे काबू रखिएगा, जो हुआ वो हुआ, कुछ भी हुआ आपके साथ, ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मगर फिर से अपने आप को पागल बना लो किसी और के लिए, बहुत ही मुश्किल होता है उसकी यादों से निकलना बेटा, जो भी आपके साथ हुआ हो, ठीक है, या आपने कोई गुनाह कर दिया, कुछ अच्छे से ना पढ़ पाए हो, ठीक है, जो भी रीज़न हो। मगर 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।